हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 कराया था। अब इसमें है पार्ट नंबर 2 जो कि एनसीईआरटी का है, क्लास 6 का। आपको पता है सीटेट के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और सारे कहीं बाहर से नहीं आते, जो एनसीईआरटी में ही है सिर्फ उसी से आते हैं। एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आता है। प्लीज़ इसको डीप में पढ़ना है, क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है कि हम ऊपरी ऊपरी क्वेश्चंस करके चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि इसी में से आएगा, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सीटेट है वो डीप में, थोड़ा सा डीप में लेके जाते हैं, इसलिए हम एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करने चाहते। कभी हमारा एग्ज़ाम 1 नंबर से रह जाता है, कभी 2 नंबर से। तो प्लीज़ अगर हम नोट्स बना के करेंगे तो हमारा कोई भी एग्ज़ाम मिस नहीं होगा और हम सीटेट क्लियर कर लेंगे। आपको पता ही है आजकल स्कूलों में भी, छोटे स्कूलों में भी, बड़े स्कूलों में भी बिना सीटेट के कोई टीचर्स नहीं बन सकता, इसलिए क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफाई किया, बहुत अच्छे नंबर आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे नोट्स पढ़ोगे, मेक श्योर आपके बहुत अच्छे नंबर 60 में 50 प्लस तो आ ही जाएंगे। मैं ये 100% श्योर करके कहती हूँ कि 60 में 50 प्लस तो आ ही जाएंगे, अगर आप जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे पढ़ोगे तो। ठीक है, चलो ये चैप्टर नंबर 2 है, आखेट खाद्य संग्रह के भोजन उत्पादक। अब आखेट खाद्य संग्रह क्या होते हैं, कौन होते हैं ये लोग वो लोग होते हैं जो कि उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले, ये कहाँ थे, ये उपमहाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे। ये क्या करते थे, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही इनका नाम रखा गया था। ये क्या करते थे, भोजन का इंतजाम करते थे कि भोजन कहाँ से आए, कैसे इस चीज़ से भोजन बना जाए और कैसे लोगों को उन्हें भोजन कराया जाए। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जानवरों को शिकार करते थे, ये मछलियों को पकड़ते थे, चिड़िया को पकड़ते थे, फल फूल जड़ तन सबको काट के और इकट्ठा करके उनका भोजन बना के ही अपना पेट भरते थे। और ये पूछा है कि आखिर खाद्य संग्राहक कौन थे ये भोजन का इंतजाम करने वाले लोग थे। और ये कहाँ रहते थे पहले, उपमहाद्वीप पर। कहाँ रहते थे, ये उपमहाद्वीप। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हम जितना ज़्यादा हम बोलते हैं ना, उतना हमारे सुनते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं, तो हमारे क्या होता है कि हमारे दिमाग में बैठ जाती है बातें और वो हमेशा हमें याद रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें डीप में पढ़ना है। और ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों रहते थे, ये रहते थे खाने की तलाश में। क्योंकि खाना, फल फूल हरे भरे एक ही मौसम में रहते हैं, फिर वहाँ के ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। तो ये क्या करते थे, खाने के लिए इधर से उधर रहा करते थे। ये शिकार की तलाश में भी रहते थे। कभी क्या होता है कि जानवर वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं, तो ये है जानवरों को ये थोड़ी कि जंगल में एक ही जगह पे जानवर रहेंगे, नहीं, वो दूसरे कोने में भी चले जाते थे, तो वहाँ पे ये जानवर की तलाश में रहते थे। मौसम की वजह से कभी बहुत ज़्यादा बारिश है तो वहाँ रहना मुश्किल हो जाता था, ये वहाँ उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते थे। और पानी की तलाश में, पानी, नदियाँ, तालाब हर जगह भरे भरे थोड़ी रहेंगे कि पानी हमेशा तालाब में भरा ही रहेगा, नदियाँ हमेशा सूखा नहीं पड़ेगा। तो जहाँ पर नदियाँ, तालाब पानी भरपूर रहता था, ये भी पानी की तलाश में इधर उधर चले जाते थे। ठीक है, अब पुरातत्वविदों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पुरातत्वविदों कौन होते हैं। ये वह होते हैं जो लकड़ियों, पत्थरों, इमारतों पे जो चीज़ें लगी होती थी उनको जो अध्ययन करते थे, उन्हें पुरातत्वविदों कहते हैं। ये पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली थी जिनका निर्माण उपयोग आखिर खास संग्रह किया करते थे। उन लोगों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली थी जो ये लोग क्या कहते थे, कुछ हड्डियां मिली थी, औजार मिले थे, ठीक है, पत्थर मिले थे, लकड़ियां मिली थी, तो ये इसको मिली थी, ये पुरातत्वविदों को मिली थी जो कि आखिर खाद्य संग्रह के इसका इस्तेमाल करते थे। अब पत्थरों के
और पत्थर मिले थे तो उनका क्या क्या औजार बनाए गए, उनको औजार बनाए गए। उनका औजार बना के उनका क्या कहते थे, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। अब पत्थरों का प्रयोग कैसे किया जाता था, जड़ को खोद खोद के, ताकि नीचे से वो नीचे से, जैसे अब हमें पता है गाजर हमारी, मूली हमारी हमेशा खोद के ही मिलती है, ऐसे तो है नहीं कि ऊपर लगी हुई होती है। तो ऐसे ही वो तनों को खाते थे। ठीक है, जानवरों की खाल पहनने के लिए वो वस्त्रों को सिलने के लिए वो पत्थरों का प्रयोग करते थे। यहाँ पर ही पत्थरों के औजार बनाए गए, ऐसे ही हड्डियों के भी औजार बनाए गए। ठीक है, अब दूसरा है भीम बेटका। भीम बेटका क्या है, एक आधुनिक मध्य प्रदेश है। ये क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश में भीम बेटका क्या है, यह भीम बेटका कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। वहाँ पर क्या है, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कदराएं मिली हैं। इस क्या कहते हैं, इस स्थल पर क्या मिली हैं, गुफाएं और कदराएं मिली हैं। अब भीम बटेका में क्या मिली, गुफाएं और कदराएं मिली हैं, जो कि लोग धूप, हवा और बारिश से बचने के लिए वहाँ पर रहते थे। और ये गुफाएं कहाँ पर है, ये नर्मदा घाटी के पास। ये गुफाएं कहाँ पर है, ये नर्मदा घाटी के पास। ध्यान से सुनना है, बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आता है इसी से। ठीक है, एक क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। अब ये नहीं है कि हमें एक क्वेश्चन ही तो आता है तो छोड़ो, चल इस चैप्टर को छोड़ो, ऐसे नहीं होता। एक क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक बूंद बूंद से ही समुद्र भरता है, तो हमें भी तो एक क्वेश्चन से ही तो बहुत सारे क्वेश्चन, अगर हम इसे भी छोड़ देंगे तो उसे भी छोड़ देंगे तो फिर क्या रह जाएगा, फिर तो हमारा सीटेट क्लियर कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए कह रही हूँ कि डीप में पढ़ो। ठीक है, पुरास्थल क्या होता है, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। अब पुरास्थल वह स्थान है जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले, निशान मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया है, बाद में इन्हें वहीं छोड़ गए। अब कुछ वस्तुओं को यूज़ करके अब बेकार हो गई तो उन्हें वहीं छोड़ गए। अब ये थोड़ी कि हमेशा एक ही कपड़ा हम पहने रखेंगे, नहीं। जब थोड़ा सा वैसा हो जाता है, बेकार सा हो जाता है, तो हम छोड़ चले जाते हैं। तो ऐसे ही उनका था, तो उन लोगों ने भी कुछ दिन यूज़ किया और उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चले गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र में और नदी के तल के पास भी पाए जाते थे, क्योंकि ये लोग सब जगह रहते थे जहाँ पर इनको अच्छा महसूस होता था, अच्छी हवा मिलती थी, अच्छा पानी मिलता था, तो ये लोग वहीं रहते थे। ठीक है, आगे की खोज। अब ये क्वेश्चन आता है कि आग की खोज कहाँ मिली थी, आग की खोज कैसे हुई थी, ये कौन सी गुफा में हुई थी, ये हुई थी कुरनूल गुफा में। कहाँ पे हुई थी, कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। तो इसी से पता चल गया कि आग की खोज करी थी। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। अब कुल राख मिली है तो हमें पता ही चलेगा कि आग की खोज। और यह क्वेश्चन आएगा कि कुरनूल गुफा में क्या मिले हैं, राख के अवशेष। अब ये भी है, कुरनूल राख के अवशेष कहाँ मिले, कुरनूल गुफा में। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आग का प्रयोग, हमको पता है कि आग का प्रयोग क्या क्या किस काम के लिए किया जाता है, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए वो लोग आग का प्रयोग करते थे। ठीक है, नाम और तिथियां, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि नाम और तिथियां क्या। पुरातत्वविदों ने काल के बड़े बड़े नाम रखे थे। उन्होंने काल के क्या क्या नाम रखे थे, आरंभिक काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, आरंभिक काल को ही पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों से बना है, पूरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। पत्थर से जो बनी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उसे ही पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ये कौन से साल का था, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। इसके भी 3 भाग किए गए, आरंभिक, मध्य और उत्तर। ठीक है, पर्यावरणीय बदलाव, जो पर्यावरणीय बदलाव हुआ ये कौन से उसमें हुआ था, ये हुआ था मेसोलियस यानी मध्य पाषाण काल में। ठीक है, और ये कब का था, 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण, इसमें क्या हुआ था, औजारों की हड्डी और लकड़ियों की मुट्ठी मिले थे। ठीक है, इसमें क्या मिला था, औजारों की हड्डियों के जो औजार होते हैं वो मिले थे, और लकड़ियों की मुट्ठी लगे हुए, हंसे यानी कि आरी जैसे, लकड़ियों की आरी बनी हुई थी, आरी जैसे औजार मिले थे। ठीक है, अगले युग को नवपाषाण युग कहा जाता है। जो आगे युग आया उसे क्या बोला, नवपाषाण युग। ये 10,000 पहले से ही शुरू हो गया था।
सबसे पहले कुत्ते को ही जंगली पूर्वज पालतू बनाया गया। यानी कि सब क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, सबसे पहले पालतू जानवर कौन बना? कुत्ता। उसके बाद धीरे धीरे सुअर, भेड़, बकरी, गाय और सबको बनाने लगे, क्योंकि ये झुंड में रहते थे और घास ही खाते थे, तो इन्हें पालना बहुत ईजी हो गया था। तो ये लोग क्या हो गए? पशुपालक भी बन गए थे। अब ये पता है कि अनाज का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? अनाज का प्रयोग बीज के रूप में किया जाता है, खाद के रूप में किया जाता है, उपहार के रूप में किया जाता है और भंडारण के लिए भी किया जाता है। हमको पता है अनाज के लिए सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे तो है नहीं कि अब खेत में बो दिया अनाज और हो गए बस 2-4 दिन बाद या 1 महीने बाद, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले उसकी खुदाई की जाती है, फिर उसमें पानी अच्छे से डाला जाता है, फिर दोबारा से खुदाई की जाती है उस फसल को उपजाऊ बनाने के लिए, ठीक है। और फिर उसमें बीज डाला जाता है, फिर वो धीरे धीरे होते हैं, उनकी देखते हैं, उनकी वो नलाई करते हैं, उनकी जो बेकार चीज़ें होती है, घास फूस लग जाती है, उनको साफ़ करते रहते हैं, उसमें पानी लगातार देते हैं। मौसम ज़्यादा बिगड़ गया तो उसके अनुसार ही वो लोग उसमें खाद पानी सब चीज़ उसके अनुसार ही डालते हैं। तो इस चीज़ों के लिए, और फिर उसे जब साल भर बाद जब गेहूँ घर आ जाते हैं कटाई बनाई के बाद, जब उसको भंडारण में रख देते हैं, ताकि अगली साल फिर दोबारा से उसे बोएं और हम नया अनाज लेके आएँ और उसे कुछ बेच दें, ठीक है। अब ब्रुज होम क्या है? ब्रुज होम क्या? वर्तमान कश्मीर में। अब क्वेश्चन यहाँ से भी आया है, कश्मीर में क्या है? ब्रुज होम। अब ब्रुज होम कहाँ पर है? कश्मीर में। ये लोग गड्ढे में नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। गर्तवास किन्हें कहा जाता था? जो लोग गड्ढों में घर बनाते थे। और ये कहाँ बनता था? ये ब्रुज होम में, जो कि कश्मीर में, ठीक है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। अब ओखली और मूसल ज़्यादातर, आज भी तो सबके पास मशीन है, पर पहले क्या था? ओखली और मूसल ही होता था जो अनाज को पीसते थे और उनसे पीस के और तभी रोटी बनती थी, क्योंकि किसी के पास कोई मशीन नहीं थी। उसी तरह प्राचीन प्रस्तुति युगीन औजारों का निर्माण और लोग लगातार प्रयोग करते रहे। तो ऐसे ही कुछ प्राचीन औजारों का ऐसे ही निर्माण हुआ। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। पहले औजार जो बनते थे वो कुछ हड्डियों से बनते थे। नवपाषाण युग में पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जिनमें अलंकरण भी किया गया, इनके उनमें कारीगरी की है। अलंकरण का मतलब होता है कि उनमें कुछ अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए हैं, अलंकरण किए गए हैं। नवपाषाण युग में ऐसे पुरास्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब मेहरगढ़ क्या है? ये कहाँ पर है? ये मेहरगढ़, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेहरगढ़ क्या है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा था। अब मेहरगढ़ वह पूछा गया है क्वेश्चन कि जौ गेहूँ सबसे पहले कहाँ उगाना सीखा था, तो ये कहाँ था? मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ कहाँ है? ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दरे के पास। कहाँ पर है? बोलन दरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, उसे क्या बोलते हैं? मेहरगढ़। मेहरगढ़ चौकार आयताकार घरों के अवशेष मिले, जहाँ कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। अब मेहरगढ़ ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जब कोई मृत्यु हो जाती थी, किसी की भी, साथी की भी, वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सम्मान वाले और लोगों को रिस्पेक्ट करने वाले और लोगों को थोड़ा सा प्यार देने वाले थे। उन्हें लगता था कि आगे जाके वो भूखे रहेंगे, तो उनके साथ वो क्या करते थे कि उनके साथ किसी भी भेड़ को, बकरी को, किसी भी गाय का एक उसके साथ ना, उसके बॉडी के साथ ना किसी भी जानवर को जला देते, ताकि वो उसके साथ जला जाए और वो वहाँ भी भूखा ना रहे और वहाँ पर वो खुश रह सके। और वहाँ के जो घर थे वो कैसे थे? आयतकार, यानी कि चौकोर जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पर है? ये क्या है? बेलन दरी के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले जौ गेहूँ की खेती करना सीखा था, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। देखो पूरा जो मैंने आपको करा दिया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समझ में, या कि कोई कि लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं आपको इसमें लास्ट में
वीडियो के लास्ट में आपको इसकी फ़ोटो क्लिक करके मैं सेंड कर देती हूँ ताकि डीप में देख सको और आपको समझ आ सके। प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए। लाइक करने से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मेरी मेहनत थोड़ा सा लगता है कि हाँ, मेरी मेहनत लोगों को पसंद आ रही है। और यह कोई मैं अपने लिए नहीं कर रही, यह सिर्फ आपके लिए है। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ लाइक करके मुझे मोटिवेट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।